हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 24th लेक्चर ऑन द सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। एंड आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मूवमेंट एंड शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व। वैसे जब मैंने थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ाया था, वहां पर भी हमने ये टॉपिक डिस्कस किया था, मूवमेंट एंड शिफ्ट ऑफ कर्व। बट वहां पे हमने डिमांड कर्व का मूवमेंट एंड शिफ्ट समझा था, और यहाँ पर हम लोग सप्लाई कर्व का कैसे मूवमेंट या शिफ्ट होता है, किस कंडीशन में होता है, वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपको वो लेक्चर समझ में आ गया था, जब थ्योरी ऑफ डिमांड में मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था, अगर आपको वो टॉपिक वहां पे समझ में आ गया था, तो अब आपको यहाँ पे ये जो सप्लाई कर्व का मूवमेंट है वो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से समझ जाएंगे। वैसे नहीं भी अगर आपने वो वीडियो देखा है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे भी मैं डिटेल में ही बताऊंगी, आप इजिली समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं डिटेल में कि आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले जरा मैं आपको बता देती हूँ, ये जो थ्योरी ऑफ सप्लाई जो हमने पूरा टॉपिक किया है, इसमें अभी तक मैं कौन कौन से टॉपिक करा चुकी हूँ। ठीक है, हम क्या क्या पढ़ चुके हैं थ्योरी ऑफ सप्लाई में। तो हमने सबसे पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझा था कि सप्लाई क्या है, सप्लाई एंड स्टॉक में क्या डिफरेंस है, सप्लाई शेड्यूल क्या है, सप्लाई कर्व क्या है, स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व, सप्लाई फंक्शन, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई एंड लॉ ऑफ सप्लाई। तो ये मेजर टॉपिक है जो हम लास्ट के 3 लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। वैसे अगर ये लेक्चर्स आप देख चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो कोशिश करिएगा कि देख लीजिएगा, क्योंकि इन वीडियोस में लास्ट के जो पिछले 3 वीडियोस हैं उनमें मैंने बेसिक डिस्कस किया है, थ्योरी ऑफ सप्लाई का बेसिक। ठीक है, तो वो लेक्चर भी इंपॉर्टेंट है, उनको देखना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आज मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। ठीक है, एंड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, ये क्या होता है। ठीक है, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, ये हम डिस्कस करेंगे। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई क्या होता है, एंड हाउ द सप्लाई कर्व इफेक्टेड व्हेन देयर इज अ चेंज इन टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, ठीक है, अगर इनपुट प्राइस चेंज हो जाए, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनकी इनपुट प्राइस चेंज हो जाए, जीएसटी में चेंज आए, सब्सिडी में चेंज आए, या जो रिलेटेड गुड्स होते हैं, रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें अगर चेंज आए उनकी प्राइस में, तो सप्लाई कर्व पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, और हर लेक्चर में कहती हूँ, बट फिर से एक बार कहूंगी कि अगर मेरे वीडियोस समझ में आए, अगर यूजफुल लगे, अगर लगे कि आपने कुछ नॉलेज गेन की है, तो इन वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। ठीक है, और मुझे कमेंट करके भी जरूर बताया करिए कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था। आपको नहीं पता कि आपके जो एक एक लाइक होते हैं, एक एक कमेंट जो होते हैं ना, वो हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होते हैं। आपके जो कमेंट्स हैं और जो लाइक्स हैं ना, वही हमें मोटिवेट करते हैं, और उन्हीं की वजह से शायद मैं अगला वीडियो लाती रहती हूँ। तो इसीलिए मैं चाहूंगी कि कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, फीडबैक देते रहिए। ठीक है, टॉपिक्स बताते रहिए कि आपको अगला लेक्चर किन टॉपिक्स पे चाहिए। राइट, और मेरे चैनल को अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करना बहुत जरूरी है, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालू ना, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, वरना शायद आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि मेरा अगला वीडियो कब आया। ठीक है, तो नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करनी है और ऑल पे क्लिक करना है। ओके, और मेरा चैनल इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैंने आपके लिए जो कॉमर्स स्ट्रीम के डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बिजनेस स्टैटिस्टिक, इकोनॉमिक्स, ठीक है, एंड 1000 एमसीक्यू सीरीज, तो मैंने डिफरेंट सब्जेक्ट पे आपके लिए अपने चैनल पे लगभग 300 के अराउंड वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए हैं। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि इनका फायदा उठाएं, इनकी हेल्प से खुद भी पढ़े और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। राइट, तो चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मूवमेंट अलोंग अ सप्लाई कर्व एंड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, तो ये होता क्या है, मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व एंड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, ये होता क्या है। तो देखिए, सप्लाई, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई, या जो सप्लाई है, इससे रिलेटेड दो टर्म्स आते हैं, एक है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई एंड एक है चेंज इन सप्लाई। तो ये क्या होता है, ये थोड़ा सा बता रही हूँ। देखिए, जब भी क्वांटिटी सप्लाइड में इंक्रीज या डिक्रीज हो, जब भी क्वांटिटी सप्लाई जो की जा रही है उसमें इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, ड्यू टू चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है, जो कमोडिटी है, जो प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस में चेंज आए, जिसकी वजह से अगर क्वांटिटी सप्लाई में चेंज आता है, देखिए, प्राइस सप्लाई में चेंज आए, इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, उसकी वजह से अगर सप्लाई में चेंज आता है, सप्लाई इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, तो वो क्या होता है, उसको कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई।
ठीक, दिस इज कॉल्ड चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। और इसको कैसे शो किया जाता है? इसको शो किया जाता है मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। इसको सप्लाई कर्व पे मूवमेंट के द्वारा इसे शो किया जाता है। ठीक, और अच्छा, मैंने आपको ये इक्वेशन बताया था, याद है? लास्ट लेक्चर में, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था। दिस इज सप्लाई फंक्शन। ये क्या था? सप्लाई फंक्शन। ठीक है, सप्लाई फंक्शन है ना। इसमें क्या है? दीज आर द डिटर्मिनेंट्स। ये वो डिटर्मिनेंट्स हैं, वो फैक्टर्स हैं जिनसे सप्लाई चेंज होती है। अगर ये फैक्टर चेंज होते हैं तो सप्लाई ऑफ कमोडिटी चेंजेस। ठीक, तो अगर प्राइस चेंज हो, पीएक्स, पीएक्स क्या था? प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अगर प्राइस चेंज हो और उसकी वजह से सप्लाई में जो चेंज आता है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। ये बात समझ में आई? अगर प्राइस ऑफ द कमोडिटी चेंज हो और उसकी वजह से जो सप्लाई में चेंज आता है तो उसको कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, राइट? और अगर अदर फैक्टर में चेंज आए, अदर फैक्टर, ये जो बचे हुए जो फैक्टर्स हैं, अगर इनमें चेंज आए और उसकी वजह से क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज आए तो उसको कहा जाता है चेंज इन सप्लाई। ये बात समझ में आई? यहाँ पे दो टर्म है, देखिए, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, चेंज इन सप्लाई। चेंज इन सप्लाई मतलब अगर जो अदर डिटर्मिनेंट्स हैं, ठीक है, जो बाकी डिटर्मिनेंट्स हैं उनमें अगर चेंज आए और उनसे सप्लाई में चेंज आता है, ये देखिए लिखा है मैंने, चेंज इन अदर डिटर्मिनेंट्स, जो बाकी डिटर्मिनेंट्स हैं उनमें अगर चेंज आए और उसकी वजह से सप्लाई चेंज हो तो उसको कहते हैं चेंज इन सप्लाई। और अगर प्राइस में चेंज आए और उसकी वजह से सप्लाई चेंज हो तो उसको कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। ठीक, और ये जो चेंज इन सप्लाई है, इससे क्या होता है? इससे देयर इज अ शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व में शिफ्ट आता है, फॉरवर्ड शिफ्ट या बैकवर्ड शिफ्ट। जो सप्लाई कर्व है वो राइट हैंड साइड मूव करता है या लेफ्ट हैंड साइड मूव करता है। ये खैर मैं अभी डिटेल में आपको ग्राफ से पूरा बताऊंगी। ठीक है, तो चेंज इन सप्लाई, चलिए यहाँ पे मैंने आपको एक डायग्राम से, एक ट्री डायग्राम से आपको फिर से वही चीज जरा एक बार डिटेल में हम समझते हैं। देखिए, जो सप्लाई है उसमें चेंज क्यों आता है? सप्लाई में मैंने डिटर्मिनेंट्स वाले लेक्चर में पढ़ाया था। डिटर्मिनेंट्स हैं जो ये जो लास्ट लेक्चर में आपको फंक्शंस बताए थे, ठीक है, सप्लाई फंक्शन बताया था ना, इसमें डिटर्मिनेंट्स हैं, ये चेंज होते हैं तो सप्लाई चेंज होती है। तो अगर प्राइस चेंज होती है, ठीक है, अगर प्राइस में चेंज आता है, प्राइस क्या होगी? इंक्रीज हो सकती है या डिक्रीज हो सकती है। तो अगर सप्लाई में चेंज आता है ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस या ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, अगर प्राइस में, कमोडिटी की प्राइस में चेंज आता है, इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, प्राइस में चेंज आता है तो उसकी वजह से अगर सप्लाई चेंज होती है तो उसको कहा जाता है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। और इसको कैसे शो करते हैं? इसको शो करते हैं बाय मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व पे मूवमेंट के अलोंग इसको शो किया जाता है। ठीक, और इसमें जो मूवमेंट हो सकता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, एक होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। जब सप्लाई बढ़ती है, ठीक है, तो एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई होता है, जब सप्लाई घटती है तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई होता है। ठीक, अब इसका दूसरा पार्ट है जब अदर फैक्टर्स में चेंज हो। ठीक है, ये देखिए लिखा है, अगर सप्लाई चेंज हो ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, जो दूसरे फैक्टर्स थे अदर देन प्राइस। यहाँ पर प्राइस कांस्टेंट है, जो प्राइस ऑफ कमोडिटी है दैट इज कांस्टेंट, वो कांस्टेंट है, लेकिन बाकी फैक्टर चेंज हो रहे हैं तो उसकी वजह से जो सप्लाई में चेंज आता है उसको कहते हैं चेंज इन सप्लाई। ठीक, और इसको कैसे शो करते हैं? बाय शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। इसमें क्या होता है? पूरा सप्लाई कर्व ही शिफ्ट होता है। ठीक है, और ये या तो फॉरवर्ड शिफ्ट होगा या बैकवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, या तो लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होता है या राइट हैंड साइड शिफ्ट होता है। ठीक, अगर सप्लाई बढ़ गई तो फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, सप्लाई घट गई तो बैकवर्ड शिफ्ट होगा। तो इस तरीके से हमें मूवमेंट एंड शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व पढ़ना है। अभी मैं आपको ग्राफ से और डिटेल में बताती हूँ। चलिए अब एक एक करके, ये जो मैंने आपको ये डायग्राम में दिखाया, अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम एक्सटेंशन पढ़ेंगे, फिर कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, फिर इंक्रीज इन सप्लाई पढ़ेंगे, फिर डिक्रीज इन सप्लाई पढ़ेंगे विद ग्राफ। ठीक, पहले अब मैं बताती हूँ एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, सप्लाई का एक्सटेंशन। तो अगर बाकी चीजें कांस्टेंट है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर अदर फैक्टर्स जो है, डिटर्मिनेंट्स, जो अदर डिटर्मिनेंट्स है, अगर वो कांस्टेंट है, ठीक है, और प्राइस ऑफ कमोडिटी बढ़ रही है तो इफ देयर इज एन इंक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई होता है तो उसको कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई क्या है? कि बाकी डिटर्मिनेंट्स अगर कांस्टेंट हैं एंड प्राइस राइज हुई है, ठीक है, उसकी वजह से अगर क्वांटिटी सप्लाई बढ़ रही है तो उसको कहा जाता है एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। जैसे एग्जांपल के लिए सपोज करिए पहले प्राइस क्या थी? 1, क्वांटिटी सप्लाइड थी 1 यूनिट, प्राइस बढ़ गई 5 रुपए हो गई, क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ गई 5 रुपए, 5 यूनिट हो गई।
ठीक। अच्छा, आप देख रहे हैं यहाँ पे प्राइस कम तो क्वांटिटी सप्लाई कम, प्राइस बढ़ गई क्वांटिटी सप्लाई बढ़ गई, तो यहाँ दिख रहा है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी सप्लाइड। ये समझ में आ रहा है? ये हमने कहाँ पे पढ़ा था? ये था लॉ ऑफ सप्लाई, यही तो था लॉ ऑफ सप्लाई, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ना कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी सप्लाइड। पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, एक बढ़ेगा दूसरा ही बढ़ेगा, एक कम होगा दूसरा ही कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी। ठीक है, तो उससे क्या होगा? एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। अब जरा इसे ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। क्वांटिटी सप्लाई को मैंने एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया, वाई एक्सिस पे प्राइस को प्लॉट किया। ठीक है, तो पहले जब प्राइस 1 रुपी थी तो क्वांटिटी सप्लाई 1 रुपी, ये पॉइंट मिला। जब प्राइस बढ़ गई 5 रुपए हो गई, ठीक है, तो क्वांटिटी सप्लाई कितनी हो गई? 5 रुपए हो गई। ठीक है, एंड दिस इज द सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व कैसा होता है? अपवर्ड स्लोपिंग होता है, पढ़ा था ना लास्ट लेक्चर में, पिछले 3 लेक्चर से हम लोग पढ़ रहे हैं। सप्लाई कर्व कैसा होता है? अपवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, तो दिस इज सप्लाई कर्व। तो आपने देखा प्राइस जब 1 रुपए थी तो ए पॉइंट पे थे, जब प्राइस 5 रुपए हो गई तो सप्लाई बी पॉइंट पे आ गई। तो देयर इज अ एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई कर्व। यहाँ पे क्या हुआ? सप्लाई कर्व का एक्सटेंशन हुआ। जो प्रोड्यूसर है, ठीक है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ गई, ठीक है, जब प्राइस बढ़ गई तो प्रोड्यूसर ने अपना जो सप्लाई है वो कहाँ? पॉइंट ए से पॉइंट बी पे अपवर्ड शिफ्ट किया है। ठीक है, तो दिस इज एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, इसी को एक्सटेंशन कहा जाता है। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक शिफ्ट हुआ है सप्लाई। ठीक है, तो दिस इज एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। इसी की जगह अगर कॉन्ट्रैक्शन हो तो कॉन्ट्रैक्शन मतलब अगर बाकी चीजें कांस्टेंट है एंड प्राइस अगर फॉल करती है तो उसकी वजह से अगर क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज होती है, फॉल करती है, तो उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। एग्जाम्पल के लिए सपोज करिए जब प्राइस 5 थी तो क्वांटिटी सप्लाई 5 यूनिट थी, प्राइस घट गई 1 रुपए हो गई प्राइस, तो क्वांटिटी सप्लाइड क्या हो गई? ये मैंने गलत लिखा है, यहाँ पे होगा 1। क्वांटिटी सप्लाई क्या हो गई? 1 यूनिट हो गई। तो ये क्या है? कॉन्ट्रैक्शन। प्राइस घटने की वजह से क्वांटिटी सप्लाई घट गई। ठीक है, तो फॉल इन प्राइस की वजह से देयर इज अ फॉल इन सप्लाई, कॉन्ट्रैक्शन हो गया सप्लाई में। अब इसको ग्राफ पे प्लॉट करें एकदम वैसे ही। क्वांटिटी को मैंने एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया, प्राइस को मैंने वाई एक्सिस पे प्लॉट किया, और जब पहले क्या है? 5 रुपए, जब 5 रुपए प्राइस थी, ठीक है, 5 रुपए प्राइस थी तो क्वांटिटी सप्लाइड कितनी थी? 5 रुपए, 5 यूनिट। तो हमें ये पॉइंट मिला, पॉइंट बी मिला। और जब 1 रुपए हो गई प्राइस तो क्वांटिटी सप्लाइड कितनी हो गई? 1 यूनिट, तो हमें ये ए पॉइंट मिला। ठीक है, तो सप्लाई कर्व कैसा है? सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोप होता है। तो आप देख रहे हैं जब प्राइस घट गई तो सप्लाई कर्व कहाँ मूव कर गया? वो मूव कर गया डाउनवर्ड। ठीक है, सप्लाई कर्व क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट कर गया, वो मूव हो गया डाउनवर्ड। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। जो सप्लाई कर्व है वो बी से ए पे मूव कर गया। सप्लाई कहाँ मूव कर गई? बी पॉइंट से ए पॉइंट पे मूव कर गई क्योंकि प्राइस रिड्यूस हो गई। ठीक है, बाकी फैक्टर कांस्टेंट है। तो दिस इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, राइट। आगे देखते हैं इंक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन सप्लाई मतलब कि यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट है। इंक्रीज इन सप्लाई मतलब क्या है? कि ऐसी सिचुएशन जहां पे जो है प्राइस है वो कांस्टेंट है, जो कमोडिटी की प्राइस है वो एज इट इज एग्जिस्टिंग प्राइस, देखिए यहाँ लिखा है मैंने, वो एग्जिस्टिंग प्राइस है, यानी प्राइस इज कांस्टेंट एंड अदर फैक्टर्स आर वेरिएबल। ये देखिए दिस इज द सप्लाई फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे प्राइस इज कांस्टेंट, जो बाकी डिटर्मिनेंट्स है वो वेरी कर रहे हैं जिसकी वजह से सप्लाई बढ़ रही है, तो उसको कहते हैं इंक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन सप्लाई क्या है? एक बार फिर से रिपीट करिए। इंक्रीज इन सप्लाई मतलब प्राइस कांस्टेंट है लेकिन जो बाकी डिटर्मिनेंट्स है ना वो चेंज हो रहे हैं जिसकी वजह से सप्लाई बढ़ रही है, तो उसको कहा जाता है इंक्रीज इन सप्लाई। और उस केस में जो सप्लाई का पूरा कर्व है ना वो शिफ्ट हो जाता है, वो फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाता है आगे की तरफ, वो राइट हैंड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे ये एक मैंने टेबल बनाई है। पहले प्राइस कितनी थी? 5 रुपए थी, तो क्वांटिटी सप्लाइड थी 20 रुपए, 20 रुपए नहीं 20 यूनिट क्वांटिटी सप्लाई थी। ठीक है, फिर प्राइस अभी भी 5 रुपए है, पर अब शायद जो फर्म है, ठीक है, वो जो प्रोड्यूसर है वो अब और अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करने लगा है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम की वजह से प्रॉफिट ज्यादा, प्रॉफिट ज्यादा की वजह से अब वो ज्यादा सप्लाई कर पा रहा है, तो अब वो 30 यूनिट सप्लाई कर रहा है। ठीक है, यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिया है कि टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल लिया है कि पहले 5 रुपए पे वो 20 यूनिट प्रोड्यूस करता था, अब 5 रुपए पे ही वो 30 यूनिट प्रोड्यूस कर पा रहा है क्योंकि वो अब एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है। यहाँ पे देखिए प्राइस इज कांस्टेंट। तो अब इसको अगर मैं ग्राफ पे प्लॉट करूं तो मैंने एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया है क्वांटिटी को, वाई एक्सिस पे प्लॉट किया है प्राइस को। ठीक है,
₹5 पे, देखिए इसको हम पहले प्लॉट करते हैं, ₹5 पे 20 यूनिट, तो यहाँ पे ₹5 पे नंबर ऑफ यूनिट क्या है 20, तो हमें मिल गया ए पॉइंट। फिर ₹5 पे ही वो अगली यूनिट कितना प्रोड्यूस कर रहा है, कितना सप्लाई कर रहा है, 30 यूनिट, ठीक है। तो ये आ गई, ये बी पॉइंट मिल गया, ठीक है। पहले और सप्लाई कर्व तो वैसे ही रहेगा ना, अपवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई कर्व कैसा रहेगा, अपवर्ड स्लोपिंग। तो ए पॉइंट पे सप्लाई कर्व पहले कैसा था, पहले था S1, सप्लाई कर्व पहले क्या था S1। फिर उसके बाद जब वो एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करने लगा तो सप्लाई बढ़ गई ना, 20 यूनिट से 30 यूनिट हो गई, तो अब सप्लाई कर्व क्या होगा, S2 हो जाएगा, पूरा का पूरा सप्लाई कर्व क्या होगा, आगे शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, सप्लाई बढ़ गई, S2 में क्या है, सप्लाई बढ़ गई, 30 यूनिट की सप्लाई होने लगी, S1 में क्या था, 20 यूनिट की सप्लाई थी, ठीक है। तो दिस इज इंक्रीज इन सप्लाई, इसमें क्या होता है, देयर इज अ फॉरवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाता है, राइट हैंड शिफ्ट हो जाता है, ठीक। अब इसका कारण क्या है, क्यों देयर इज अ इंक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई क्यों होता है, अगर प्राइस कांस्टेंट है, पीएक्स इज कांस्टेंट, तो इंक्रीज इन सप्लाई क्यों होता है। तो इंक्रीज इन सप्लाई का कारण क्या है, यही डिटर्मिनेंट्स, ये जो लिखे हुए हैं, इसमें पीएक्स को छोड़ दीजिए, देखिए ये तो हम इक्वेशन पढ़ चुके हैं ना, सप्लाई फंक्शन, पीएक्स तो यहाँ पे कांस्टेंट है, पीएक्स इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी, वो कांस्टेंट है, बाकी ये जो डिटर्मिनेंट्स हैं ये वेरी कर रहे हैं, उसकी वजह से सप्लाई बढ़ रही है। सबसे पहले चलिए एक एक करके डिटर्मिनेंट देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है, वही जो मैंने एग्जांपल दिया था, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। अब जो प्रोड्यूसर है बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी, एडवांस अपडेटेड टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आ रहा है और जिससे वो सप्लाई बढ़ा पा रहा है, पहला कारण ये हो सकता है। दूसरा क्या है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, शायद उनकी प्राइस फॉल हो गई है, लैंड लेबर कैपिटल इनकी प्राइस फॉल हो गई है, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया, जिससे वो सप्लाई बढ़ा पा रहा है। तीसरा क्या है, कि जो कंपीटिंग प्रोडक्ट है, जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है, ठीक है, उनकी प्राइस शायद फॉल हो गई है, ठीक है, तो जिसकी वजह से जो प्रोड्यूसर है वो अब एग्जिस्टिंग प्राइस पे ज्यादा सेल कर रहा है, उसकी वजह से सप्लाई बढ़ रही है। या अगला कारण क्या हो सकता है, कि अब नंबर ऑफ फर्म, इस इंडस्ट्री में जो नंबर ऑफ फर्म है वो बढ़ गई हो, जिसकी वजह से इस इंडस्ट्री की सप्लाई बढ़ गई है, मार्केट सप्लाई बढ़ गई है। अगला क्या रीजन हो सकता है, कि अगर ऐसा लग रहा है कि नियर फ्यूचर में, आगे आने वाले समय में जो प्राइस है कमोडिटी की वो कम होने वाली है, तो क्या होगा, जो प्रोड्यूसर होंगे वो इसी एग्जिस्टिंग प्राइस पे ज्यादा सप्लाई कर देंगे, ज्यादा बेचेंगे, स्टॉक नहीं करेंगे, बेच देंगे, क्योंकि नियर फ्यूचर में उसकी प्राइस फॉल होने वाली है, इसलिए सप्लाई बढ़ सकती है। अगला क्या हो सकता है, शिफ्ट इन गोल ऑफ फर्म, शायद अब जो फर्म है उसका गोल हो गया है सेल्स मैक्सिमाइजेशन, पहले क्या था, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, बट अब शायद हो गया है सेल्स को मैक्सिमाइज करना। तो अब वो क्लियरिंग सेल चलती है ना, शॉप्स पे, मॉल्स पे चलता है क्लियरिंग सेल, एंड ऑफ सीजन सेल, जिसमें वो अपनी पूरी मतलब अपना स्टॉक खाली करते हैं, ठीक है। तो शायद उनका गोल हो गया है सेल्स मैक्सिमाइजेशन, तो इसकी वजह से सप्लाई बढ़ सकती है। या अगला कारण हो सकता है डिक्रीज इन टैक्सेशन, शायद गवर्नमेंट ने टैक्स कम कर दिया, टैक्स कम कर दिया, इससे जो प्रोड्यूसर है उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गया, कम हो गया, इससे प्रॉफिट ज्यादा से सप्लाई ज्यादा, ठीक है। या अगला कारण हो सकता है गवर्नमेंट से की तरफ से कुछ सब्सिडी या जो ग्रांट मिल रही थी वो बढ़ गई हो, ठीक है, तो इसकी वजह से भी सप्लाई बढ़ सकती है। तो ये डिफरेंट क्या है, फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से सप्लाई बढ़ सकती है, ठीक है। और इसी की तरह ही डिक्रीज इन सप्लाई भी हो सकती है। चलिए, तो डिक्रीज इन सप्लाई क्या होता है, डिक्रीज इन सप्लाई वो सिचुएशन है जहां पे प्राइस कांस्टेंट रहती है, अगेन प्राइस इज फिक्स, ठीक है, लेकिन सप्लाई फॉल करती है। तो उस केस में क्या होता है, देयर इज अ बैकवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व में बैकवर्ड शिफ्ट होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे डिक्रीज इन सप्लाई, पहले प्राइस थी ₹5, तो जो प्रोड्यूसर था 30 यूनिट सप्लाई करता था मार्केट में, लेकिन सपोज करिए कोई भी प्रॉब्लम आ गई, गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया, सपोज कर लीजिए गवर्नमेंट ने उस प्रोडक्ट पे टैक्स बढ़ा दिया, तो अभी भी प्राइस क्या है ₹5, लेकिन जो प्रोड्यूसर है उसने मार्केट में सप्लाई क्या कर दी, कम कर दी, ठीक है। क्योंकि टैक्स बढ़ा दिया तो प्रोड्यूसर पे बर्डन ज्यादा आ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, प्रॉफिट कम हो गया, जिसकी वजह से सप्लाई उसने क्या की, कम कर दी, ठीक। तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इससे क्या होगा, पहले इसका ग्राफ बनाते हैं। देखिए, पहले जब 30, ₹5 पे 30 यूनिट यानी ₹5, ये प्राइस हमने एक्स एक्सिस पे प्लॉट की, क्वांटिटी वाई एक्सिस पे प्लॉट की, ठीक है। प्राइस ₹5 है, ठीक है, और क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है, 30 यूनिट, ठीक है। तो हमें मिल गया पॉइंट ए, इस पे हम सप्लाई कर्व प्लॉट करें, ये S1 हमने प्लॉट किया। फिर इसके बाद क्या था, कि बाद में क्वांटिटी घट गई 20 यूनिट, तो अब 20 यूनिट पे
₹5। अब ₹5 में ही वो 20 यूनिट की सप्लाई करने लगा। ठीक है, तो ये पॉइंट मिल गया बी। इस पे सप्लाई कर्व ड्रॉ करते हैं S2। ये आ गया सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होता है, यही है सप्लाई कर्व। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जब क्वांटिटी सप्लाइड घट गई तो जो डिमांड कर्व है वो क्या है, वो बैकवर्ड शिफ्ट हो गया। पूरा का पूरा डिमांड कर्व क्या है, बैकवर्ड शिफ्ट हो गया। जब सप्लाई ज्यादा थी तो डिमांड कर्व क्या था, S1। जब सप्लाई घट गई तो डिमांड कर्व क्या हो गया, S2। तो पूरा का पूरा डिमांड कर्व क्या है, बैकवर्ड शिफ्ट हो गया। ठीक, तो दिस इज डिक्रीज इन सप्लाई। तो मोटा मोटा ये समझ लीजिए, अगर ये सप्लाई कर्व है, सॉरी ये ग्राफ है, जब भी देयर इज एन इंक्रीज इन सप्लाई, जब भी सप्लाई बढ़े तो सप्लाई कर्व कहाँ हो जाएगा, राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और जब भी सप्लाई घटे तो क्या हो जाएगा, जो सप्लाई कर्व है वो कहाँ मूव हो जाएगा, वो लेफ्ट में मूव हो जाएगा। ठीक है, ये मोटा मोटा ये समझ लीजिए। और जब भी देयर इज एन और मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व दिखाना है, जब भी प्राइस बढ़े तो सप्लाई बढ़ेगी तो क्या होगा, देयर इज एन अपवर्ड मूवमेंट इन ऑन सप्लाई कर्व। अपवर्ड मूवमेंट होगा सप्लाई कर्व में। और जब भी प्राइस घटे तो देयर इज अ डाउनवर्ड मूवमेंट इन सप्लाई कर्व। तो यही है शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व एंड दिस इज मूवमेंट ऑफ सप्लाई कर्व। कितना आसान है ना। ठीक, चलिए अब ये रीजंस हैं डिक्रीज इन सप्लाई। डिक्रीज इन सप्लाई के क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो अब मैं ये आपको नहीं एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि मैंने अभी इंक्रीज इन सप्लाई अच्छे से समझा दिया। और वैसे भी ये सारे पॉइंट्स हमने जब मैंने डिटर्मिनेंट्स पढ़ाया था तो मैंने डिटेल में बताया था। आप एक बार वीडियो को पॉज करके ये सारे पॉइंट पढ़ लीजिएगा। ये बेसिकली यही डिटर्मिनेंट्स हैं, ये वाले डिटर्मिनेंट्स हैं। ठीक है, सप्लाई क्यों डिक्रीज करेगी, शायद अब आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, अगर कोई प्रोड्यूसर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज करने लगेगा तो एफिशिएंसी कम हो जाएगी तो सप्लाई कम हो जाएगी। या अगर लैंड लेबर कैपिटल महंगे हो गए तो उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो सप्लाई कम हो जाएगी। या जो कंपीटिंग प्रोडक्ट है, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस बढ़ गई तो क्या होगा, सप्लाई कम हो जाएगी। या उस इंडस्ट्री में फर्म कम हो गई, ठीक है, कम फर्म्स हैं जिसकी वजह से सप्लाई कम हो जाएगी। तो ऐसे ये रीजंस हैं। ठीक है, एक बार इन्हें रीड कर लीजिएगा, वही रीजंस है। तो इसकी वजह से सप्लाई कम हो सकती है। अब तो आपको ये तो समझ में आ गया मूवमेंट एंड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने जा रही हूँ। अभी हमने पढ़ा मूवमेंट एंड शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व। मूवमेंट तो किसकी वजह से होता है, पता ये रिवाइज करते हैं। चलिए, मूवमेंट ऑन सप्लाई कर्व किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ पीएक्स। अगर चेंज इन प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी हो, पीएक्स में चेंज आए, इंक्रीज या डिक्रीज हो, तो क्या होता है, मूवमेंट ऑन सप्लाई कर्व। बट अगर जो अदर फैक्टर्स हैं, जो दूसरे डिटर्मिनेंट्स हैं, उनमें अगर चेंज आए, ठीक है, तो क्या होता है, तो देयर इज अ शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। ठीक, तो जरा हम देख लेते हैं जो बाकी डिटर्मिनेंट्स हैं, उनमें देखते हैं इंक्रीज या डिक्रीज पे कैसे सप्लाई कर्व में शिफ्ट आता है। ठीक, फॉरवर्ड मूव करते हैं कि बैकवर्ड मूव करते हैं। वैसे अगर अभी तक मैंने जो पिछला अभी पढ़ाया है ना, अभी पिछले 15-20 मिनट में जो भी पढ़ाया है, अगर वो समझ में आ गया है तो ये आप बस एकदम आसानी से कर लेंगे। ठीक है, बस उसी चीज को कह लीजिए हम रिवाइज करवा रहे हैं फिर से। यहाँ पे क्या है, इफेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। अब इफेक्ट ऑफ, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेक्नोलॉजी ऑन सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म। यानी अगर फर्म की टेक्नोलॉजी में चेंज आया तो सप्लाई कर्व पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, वैसे तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। अगर आपने पिछला भी समझ में आ गया है तो आप समझ सकते हैं कि अगर बेटर एडवांस टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है तो सप्लाई बढ़ जाएगी। यानी सप्लाई बढ़ जाएगी तो सप्लाई कर्व कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो आप आसानी से कर सकते हैं ना। तो बस यही इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, आपको उसमें ग्राफ बनाना पड़ेगा प्लस पूरा ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, कि टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कि अगर आप प्रोड्यूसर बेटर टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है तो इससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल फॉल। अब खर्चा कम आएगा, खर्चा कम आएगा तो अब प्रोड्यूसर ज्यादा रिसोर्सेज को अफोर्ड कर सकता है और इससे मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगी। ठीक है, ही इज विलिंग टू गिव सप्लाई मोर एट एग्जिस्टिंग प्राइस। अब वो ज्यादा सप्लाई कर सकता है, इससे क्या होगा, डिमांड सॉरी सप्लाई का क्या होगा, फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो पहले क्या था, सप्लाई कर्व S1 था। जब बेटर टेक्नोलॉजी यूज की तो सप्लाई बढ़ गई, तो अब क्या हो जाएगा, सप्लाई कर्व S2 हो जाएगा, ऐसा। तो ऐसे करके आपको बनाना होगा और ये पूरा लिखना होगा कि सप्लाई कर्व आफ्टर टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट एंड सप्लाई कर्व बिफोर टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट। ठीक, और हम जानते ही हैं, हम वाई एक्सिस पे प्राइस को प्लॉट करते हैं, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी को। ठीक है, तो इस तरीके से आप शो करेंगे। और अगर जो इनपुट प्राइस है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर,
ठीक है। तो एंटरप्रेन्योरशिप, तो ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, अगर इनकी प्राइस में चेंज आए तो हाउ इट इफेक्ट द सप्लाई कर्व। वही देखिए टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन इनपुट प्राइस ऑन सप्लाई कर्व पे कैसे इफेक्ट डालता है। तो वही बात है कि अगर इनपुट प्राइस बढ़ जाती है, ठीक है, इनपुट प्राइस बढ़ जाएगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, जो प्रोडक्शन का खर्चा है वो बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, सप्लाई कम कर देगा, क्योंकि उसका प्रॉफिट अब कम हो गया है तो सप्लाई कम कर देगा। तो सप्लाई कम हो जाती है तो क्या होगा, देयर इज अ बैकवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, सप्लाई कर्व में बैकवर्ड शिफ्ट होगा। और अगर इनपुट प्राइस फॉल हो जाए, अगर जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, इनकी प्राइस फॉल हो जाए तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, खर्चा कम हो जाएगा, खर्चा कम तो प्रॉफिट ज्यादा, प्रॉफिट ज्यादा तो सप्लाई ज्यादा। तो क्या होगा, देयर इज अ फॉरवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, सप्लाई कर्व में क्या आएगा, फॉरवर्ड शिफ्ट आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप बनाएंगे कि पहले सप्लाई S1 थी, लेकिन जब देयर इज अ डिक्रीज इन इनपुट प्राइस डिक्रीज हो गए, ठीक है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो सस्ते हो गए, तो सप्लाई बढ़ गई, तो सप्लाई कर्व क्या हो गया, S2। और अगर इनपुट प्राइस बढ़ गई, ठीक है, तो क्या हो गया, सप्लाई घट गई, तो सप्लाई कर्व क्या हो गया, S3। तो इस तरीके से आप शो करेंगे। ठीक है, चलिए एक और बताती हूँ, जीएसटी एंड सप्लाई कर्व। हम जानते हैं जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। जीएसटी क्या है, जीएसटी इज अ वैल्यू, इज अ टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन, जो भी वैल्यू एडिशन होता है उस पर टैक्स है जीएसटी। तो जीएसटी अगर बढ़ गया, ठीक है, जीएसटी अगर बढ़ गया तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, जीएसटी बढ़ गया तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया यानी प्रॉफिट कम हो गया, यही मतलब है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया यानी प्रॉफिट कम हो गया, प्रॉफिट कम हो गया यानी सप्लाई कम हो गई। ठीक है, तो सप्लाई कम हो गई यानी देयर इज अ बैकवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, सप्लाई कर्व में क्या होगा, बैकवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, जीएसटी बढ़ गया तो प्रोड्यूसर का खर्चा बढ़ गया, ठीक है, तो क्या होगा, पहले पहले सप्लाई कर्व क्या था, पहले सप्लाई कर्व था S1, ये था सप्लाई कर्व बिफोर जीएसटी, जीएसटी के पहले सप्लाई कर्व ये था, लेकिन जीएसटी बढ़ गया तो खर्चा बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया तो प्रॉफिट कम हुआ तो सप्लाई कम हो गई, तो जिसकी वजह से जीएसटी सॉरी सप्लाई कर्व क्या हुआ, बैकवर्ड शिफ्ट हो गया, सप्लाई कम हो गई, बैकवर्ड शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे सप्लाई कर्व आफ्टर जीएसटी, राइट। चलिए अब सब्सिडी का क्या इम्पैक्ट है ये भी देख लेते हैं। सब्सिडी क्या है, सब्सिडी एक टाइप की फाइनेंशियल हेल्प है, ग्रांट है जो गवर्नमेंट करती है कुछ फर्म्स को। ठीक है, तो सब्सिडी से क्या होता है, फर्म्स को हेल्प मिलती है। ठीक है, इससे क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है, सब्सिडी ज्यादा तो खर्चा क्या हो गया, कम हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम यानी प्रॉफिट ज्यादा, प्रॉफिट ज्यादा तो सप्लाई ज्यादा। ठीक है, तो सप्लाई ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, ये जो सप्लाई कर्व है दिस विल मूव फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड मूव करेगा। ठीक है, तो यहां से यहाँ पे सप्लाई कर्व मूव कर जाएगा, S1 से S2 पे सप्लाई कर्व मूव कर जाएगा। ठीक है, तो सप्लाई कर्व आफ्टर सब्सिडी, सब्सिडी मिलने के बाद सप्लाई कर्व क्या है, ये हो जाएगा, और बिफोर सब्सिडी ये था। ठीक, तो यही कॉन्सेप्ट है, दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स ऑन सप्लाई कर्व। ये जो डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स हैं, जैसे हमने स्टडी किया सब्सिडी, जीएसटी, टेक्नोलॉजी और डिफरेंट फैक्टर्स हैं, इनमें अगर चेंज आए तो सप्लाई कर्व पे किस तरीके से मूवमेंट या शिफ्ट आएगा। मूवमेंट तो आएगा नहीं, क्योंकि मूवमेंट किसकी वजह से आता है, पीएक्स की वजह से मूवमेंट आता है। ठीक है, बाकी जितने डिटर्मिनेंट्स हैं उनकी वजह से क्या आता है, उनकी वजह से आता है शिफ्ट। ठीक है, तो इस तरीके से शिफ्ट आता है। तो आप आपसे अगर एग्जाम में इस पे आए क्वेश्चन तो आपको ग्राफ तो बनाना ही बनाना है, ये जो ग्राफ है ना वो आप बनाएंगे ही बनाएंगे, बिना ग्राफ के डिमांड एंड सप्लाई का कोई भी क्वेश्चन करेंगे ना तो वो इनकम्प्लीट माना जाएगा। ठीक है, तो चलिए दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, ये था पूरा आज के लेक्चर का कंटेंट। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, वैसे ही इतना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, बहुत आसान है, आप आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। अब मेरा एक टॉपिक, ये अगर मैं सप्लाई की बात करूं तो एक टॉपिक बच रहा है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। जैसे हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था ना, वैसे ही इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है, वो एक टॉपिक बच रहा है, उसके बाद पूरा थ्योरी ऑफ सप्लाई इज फिनिश। उसके बाद हम पढ़ेंगे मार्केट स्ट्रक्चर, याद है, मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, तो वो सब पढ़ेंगे। फिर मार्केट इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे और उसी के साथ मेरा पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स फिनिश हो जाएगा। और शायद उसके बाद अगर आप लोगों का सपोर्ट ऐसे ही बना रहेगा तो शायद उसके बाद मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करूं।
ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।